नमस्ते दोस्तों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 126 तक सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 127 की बात करते हैं। वो कहता है कि टू पैरेलल रेल ट्रैक रन नॉर्थ एंड साउथ। दो रेल ट्रैक है हमारे पास, एक जा रहा है नॉर्थ में, एक जा रहा है साउथ में। ट्रेन ए मूव विथ नॉर्थ, यानी कि ए जो है वो नॉर्थ में मूव कर रही है विथ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, और ट्रेन बी जो मूव कर रही है वो 25 मीटर पर सेकेंड मूव कर रही है। ठीक है। व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ मंकी, यानी कि मंकी की वेलोसिटी क्या होगी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन ए की छत के ऊपर वो दौड़ रहा है अगेंस्ट इट्स मोशन, यानी कि उसकी जो गति के अगेंस्ट में, और कितनी गति है उसकी 5 मीटर पर सेकंड से कर रहा है अगर वो, तो ऑब्जर्वर बाई ए मैन स्टैंडिंग, जो ग्राउंड के ऊपर जो आदमी बैठा है वो उसे क्या मेजर करेगा उसकी स्पीड को। ठीक है। तो हमने क्या किया देखो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हमने दो ट्रैक बना दिए हैं, एक नॉर्थ में जा रहा है, एक साउथ में जा रहा है आपका। ठीक है। जो इधर नॉर्थ में जा रहा है उसकी जो है वो एग्जैक्टली 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और ये साउथ एग्जैक्टली मैंने उसको ईस्ट में बना दिया है अपनी इजीनेस के लिए, हालांकि साउथ में नीचे हो जाएगा। ठीक है। और मंकी जो है वो नॉर्थ वाली जो ट्रेन है उसकी छत के ऊपर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है। देखो एग्जैक्टली इस मंकी की जो स्पीड है वो नॉर्थ डायरेक्शन के अगेंस्ट है, यानी कि इन डायरेक्शन ऑफ साउथ है, जो कि ये सीडी कहाँ होनी चाहिए थी, नीचे होनी थी। मैंने आपको इजी के लिए यहाँ बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि मंकी अगर नॉर्थ डायरेक्शन की ट्रेन के ऊपर मूव कर रहा है तो साउथ डायरेक्शन में जाने वाली ट्रेन की स्पीड का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसलिए मैंने इसको अलग बना दिया। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब सिंपल दो मोशन हो गए, एक मोशन इधर जा रहा है, एक मोशन इधर उल्टा जा रहा है। ठीक है। ये ट्रेन का है, ये मंकी का है। ठीक है। तो क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ मंकी इन नॉर्थ डायरेक्शन अपोज टू मोशन ऑफ ट्रेन, यानी कि मंकी की जो डायरेक्शन है वो ट्रेन की डायरेक्शन के विपरीत डायरेक्शन में। ठीक है। बट नो एनी रिलेटिव इफेक्ट इज नोटिस्ड बाई मैन, इनकी जो मैन द्वारा, जो व्यक्ति ग्राउंड पर बैठा है उसके द्वारा रिलेटिवली जो साउथ का जो ट्रैक है उससे कोई भी रिलेटिव इफेक्ट नजर नहीं आएगा फ्रॉम मोशन ऑफ ट्रेन मूविंग इन साउथ डायरेक्शन, जो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसमें क्या होगा, अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। किसका हो गया? ये एग्जैक्टली रिलेटिविटी का क्वेश्चन हो गया। वो क्वेश्चन क्या कहता है कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते तो हमेशा उनको क्या करते हैं, हमेशा उसको घटा देते हैं। तो सिंपल मैंने उसकी वेलोसिटी क्या किया है, माइनस कर दिया, और आंसर कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड इन ए नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 128 जो है आपका वो क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो ये लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था कि फॉर टू वेक्टर ए एंड बी, ठीक है, और ए और बी को एग्जैक्टली उन्होंने दोनों एक अलग अलग इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। इल ऑलवेज ट्रू, ये दोनों सत्य कब होंगी? ठीक है। जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन जीरो के बराबर नहीं हो, या दोनों परपेंडिकुलर हो, या दोनों का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू जीरो पर ए और बी आर पैरेलल हो, ये सब हमको ऑप्शंस दिए हुए। ठीक है। हम क्या करते हैं देखो, हम इसको एग्जैक्टली सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का सॉल्यूशन इस प्रकार होगा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। मैंने दोनों का क्या किया, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके उसको मैंने जस्ट को ओपन कर लिया। ये ओपन कैसे होता है, वही सिंपल ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab और रूट हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा बीच में दोनों के। ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर भी ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। सिंपल क्या होगा, इसको मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया तो ये इस प्रकार ओपन हो गया अपना। ठीक है। और देखो ये वाला, ये दोनों जो एग्जैक्टली ए प्लस बी हैं वो ए प्लस बी से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। और ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4ab cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप क्या बचा है, cos थीटा इक्वल 0 हो रहा है क्योंकि ये पोर्शन नीचे चला जाएगा। ठीक है। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री का है, वो 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों के आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि ए एंड बी आर द परपेंडिकुलर। तो हमारा जो एग्जैक्टली आंसर होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली आपका ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 129 पे बात करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 में क्या कहता है कि इफ इमेज मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 7 and 3 रेस्पेक्टली, यानी कि दो वेक्टर्स उनकी मैग्नीट्यूड 7 और 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या नहीं हो सकता इन सब ऑप्शन में से। ठीक है। तो कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन ने अपन ने कर दिया कि जो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 7 है, बी का मैग्नीट्यूड 3 है। ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, ए प्लस बी ऐड कर दिया। ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड जो है वो एग्जैक्टली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। कि अगर cos थीटा अगर 1 होता है इसका मतलब क्या होगा कि वो a प्लस बी क्या होगा, मैक्स होगा।
ठीक है, ठीक क्लियर हो गया। तो मैंने क्या किया, पहले मैक्सिमम कंडीशन निकाल ली। मैंने क्या किया, ए को क्या लिखा 7 लिखा, बी को मैंने 3 लिखा, ठीक है, और फिर 2ab कंडीशन को सॉल्व कर लिया। 2 ये हो गया 7.3, आंसर कितना है मेरा 10 आंसर आया मेरा। ये क्या है मेरे को, ये इन दोनों वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू आई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मिनिमम वैल्यू लेता हूँ दोनों की मैं, a प्लस बी की, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू किस पर निर्भर करेगी, आपके जस्ट एक एंगल पर निर्भर करेगी। तो वहाँ मैंने कोस थीटा, थीटा की वैल्यू जो है एग्जैक्ट मैंने क्या ले ली है वहाँ पर 180 डिग्री ले ली है। और इस कंडीशन में क्या होगा एग्जैक्टली आपका ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, एग्जैक्ट क्या होगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा। और जो मिनिमम वैल्यू कितनी आती है आपकी 4 आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके ए और बी का जो मैग्नीट्यूड बन रहा है, उनका रिजल्टेंट जो बन रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो 4 से कभी छोटी नहीं हो सकती और 10 से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक रेंज बन गई है। अब हम चेक करते हैं कि देखो 4 है, 5 है, 7 है, लेकिन 3 हमारी रेंज में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा, 129 का आंसर आपका 3 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। ये एग्जैक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या कहता है कि n = mg दिया गया है, इन ऑप्शंस को इससे आपको मिलाना है, ठीक है। n > mg दिया गया और m > mg दिया गया और ये कंडीशन दी गई है एलिवेटर के अंदर। किस में दी गई है, एलिवेटर में दी गई है। इस क्वेश्चन का थ्योरेटिकली आप रिएक्शन आप पूरा पढ़ लेना। वो क्या है कि यूजिंग दिस गिवन कोड चूज करेक्ट रिलेशन बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन experienced by a person of mass m in an elevator and type of motion of an elevator। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो एलिवेटर में बैठा है। एलिवेटर होता है जो आपको ऊपर की ओर ले जाता है, ठीक है, लिफ्ट की तरह होता है, ठीक है। तो देखो इसलिए मैंने क्या किया है, सिंपल मैंने एक डायग्रामेटिक फॉर्म बना लिया है इसको लेकर, ठीक है। कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन अगर यहाँ पर खड़ा है तो उस पर 2 प्रकार की फोर्स लगेंगे। एक उसका mg फोर्स लगेगा जो उसे नीचे की ओर धकेलेगा, ठीक है, और एक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली एलिवेटर द्वारा लगाया जाएगा, ठीक है। अब देखो पहली कंडीशन लेते हैं, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 1 कंडीशन क्या है एग्जैक्टली आपकी, वो कंडीशन दी हुई है n = mg वाली, ठीक है। यानी कि मैंने लिख दिया इसे F = mg। कंफ्यूज मत हो ना, मैंने F को यहाँ n बोला है, ठीक है। n मतलब ऊपर जाने वाला फोर्स। अब सबको पता है कि ऊपर जाने वाला फोर्स एलिवेटर द्वारा लगाया गया फोर्स और नीचे जाने वाला फोर्स अगर बराबर होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एलिवेटर इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि ये एलिवेटर जो है वो एकदम नियत स्पीड से चलेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर mg ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो एलिवेटर को नीचे की ओर धकेलेगा, एलिवेटर ऊपर जाने का प्रयास करेगा, तो स्पीड में वेरिएशन आएगा। लेकिन जब दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, ये एग्जैक्टली क्या होगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। सेकंड आपका क्या दिया हुआ है, सेकंड आपका दिया हुआ है कि n > mg दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर एलिवेटर द्वारा लगाया गया फोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और mg वाला फोर्स क्या है, कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड। एलिवेटर क्या होगा, इससे ऊपर की ओर लगने फोर्स की वजह से क्या होगा, ऊपर की ओर गति करेगा, ठीक है, नीचे की ओर गति नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे mg का जो फोर्स है वो नीचे को लग रहा है फोर्स वो कम है आपका, ठीक है। और थर्ड कंडीशन देख लेते हैं एग्जैक्टली हमारी, वो क्या है, वो है आपकी n < आपकी mg वाली है, ठीक है। तो देखो अगर जब एलिवेटर द्वारा लगाया गया फोर्स कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा, एलिवेटर से बार बार ऊपर धकेलने का प्रयास करेगा, लेकिन mg जो होगा वो क्या होगा, इससे बार बार नीचे लाने का प्रयास करेगा। तो असल में एलिवेटर तो क्या होगा, मूविंग अपवर्ड, एलिवेटर तो ऊपर की ओर जाएगा लेकिन डिक्रीजिंग वेलोसिटी से जाएगा, मतलब नीचे हो, बार बार नीचे आएगा बार बार, ठीक है। तो ये तीनों एग्जैक्टली कंडीशन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं। इसके ऑप्शंस आप थ्योरेटिकली आप इसको मैच कर लेना कि विच वन इज द करेक्ट फ्रॉम दिस। सेकंड वो होगा वो एग्जैक्टली करेक्ट होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेज ऑफ इक्वल मासेज। यानी कि कोई भी एक बम मान लीजिए, कोई पत्थर मान लीजिए जो 3 टुकड़ों में टूट गया, ठीक है। वन ऑफ पीस मूव ईस्टवर्ड, एक जा रहा है आपका पूर्व दिशा की ओर, जो कितनी स्पीड जा रहा है, 24 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। दूसरा आपका जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में जा रहा है, वो जा रहा है 18 मीटर पर सेकंड से। और द स्पीड ऑफ थर्ड पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने इसको डायग्रामेटिक बना लिया है। ये कोई रेस्ट पे पड़ा हुआ बॉम्ब था जो फट गया, उसमें एक पार्टिकल जा रहा है इधर पूर्व दिशा की ओर 24 मीटर पर सेकंड से, एक जा रहा है उत्तर दिशा की ओर जो जा रहा है आपका 18 मीटर पर सेकंड से, और मान लिया तीसरा किधर भी जा रहा है। मैंने इधर मान लिया, आप इधर भी मान सकते हो, इधर किधर भी मान सकते हो बोले आप, ठीक है। मैंने मान लिया कि तीसरा इधर जा रहा है और कंडीशन क्या है कि तीनों टुकड़ों का मास बराबर है, ठीक है, तीनों टुकड़ों का मास बराबर है। तो पहले टुकड़े के लिए जो मोमेंटम क्या होगा, P1 क्या होगा, mv1 होगा, दूसरे के लिए m2v2 होगा, तीसरे के लिए क्या होगा m3v3, और तीनों m क्या है, बराबर है आपको,
ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं अपन, कंजर्वेशन लगाते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर, वो क्या होगा, बिफोर मोमेंटम और आफ्टर मोमेंटम। आपको पता है कि पहले ये रेस्ट में था तो इसका मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा बिफोर मोमेंटम, और बाद में 3 टुकड़े हो गए, इसका मतलब क्या होगा, तीनों टुकड़े क्या होगा, P1 P2 P3, इन तीनों का जोड़ जो होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखो सिंपली इस इक्वेशन से अपन क्या कर सकते हैं, इस P3 को मैंने इधर भेज दिया तो क्या होगा, वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा कि केवल माइनस शो करता है डायरेक्शन को। ठीक है, पर इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या दोनों का बराबर होगा। अब इसे मैंने इसके लिए ओपन कर लिया इस तरह से। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे ओपन होगा, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 डॉट P2, है ना, और इधर P3 की वैल्यू सीधी मैंने यहाँ से पुट कर दी, है ना, M3 स्क्वायर और MV3 का स्क्वायर। ठीक है, मोमेंटम है, ठीक है, M और V, है ना। अब सिंपल मैंने क्या किया, तीनों को मैंने M मान लिया, तो मैंने इक्वेशन सिंपल इस प्रकार कोस थीटा के फॉर्म में खोल दी मैंने यहाँ पर। ठीक है, और P की वैल्यू एग्जैक्टली पुट कर दी प्रत्येक इक्वेशन से, यहाँ पर M V1 V2। ठीक है, और फिर जो M था उसको मैंने आपको बाहर लिया, कैंसिल आउट कर दिया पूरा। ठीक है, और ये बच गया V1 वाला सॉल्यूशन। अब देखो एग्जैक्टली क्या हो गया कि V1 और V2 जो दोनों हैं, ठीक है, V1 और जो V2 है दोनों के बीच कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये पूर्व दिशा में जा रहा है और ये आपका उत्तर दिशा में जा रहा है। तो एग्जैक्टली अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, अपने को सोचना पड़ता है। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली वहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। उस 90 डिग्री वजह से क्या होगा, ये वाला पैरामीटर आपका पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बचेगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, V3 बच जाएगा आपका, M आपका M से कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ से आप V3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि मैं ये तो निकालना था, थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी तो हमें निकालनी थी। ठीक है, वो जाएगी 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, क्योंकि V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू में गिवन है क्वेश्चन में। जस्ट इसको आप सॉल्व करना, आपकी 30 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 जो 1 था वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा मैकेनिक्स का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 32 है वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो ये जो स्टेटमेंट अपने को चूज करना है इन सब में से, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली फ्रिक्शन वाले पार्ट से आया है, मतलब घर्षण वाले पार्ट से आया है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, एकदम सही बात है। घर्षण की वजह से क्या होता है, दो सरफेस के बीच में हमेशा क्या होता है, जो कॉन्टैक्ट जहाँ होता है वहाँ पे हमेशा अपोज होता है, दोनों का विरोध करते हैं आपस में। ठीक है, अगला है कि फ्रिक्शन फोर्स इज द कंपोनेंट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स अलोंग द कॉमन टारगेट ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। एकदम सही बात है, जब वो कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो हमेशा क्या होता है, सरफेस हमेशा क्या होता है, जो होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है हमेशा। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है हमेशा। ठीक है, किसी भी कॉमन टारगेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि स्टैटिक फोर्स अपोज इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशन एंड ऑलवेज कीप ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, वो रिलेटिव मोशन में नहीं होता है और कीप इन कॉन्टैक्ट नहीं रहता है। ठीक है, और फोर्थ स्टेटमेंट आपका एग्जैक्टली सही हो जाएगा। तो आपका एग्जैक्टली तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था आपका। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज इम्पेंडिंग रिलेटिव मोशन एंड इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये स्टेटमेंट गलत है आपका। ठीक है, थ्योरेटिकली इसको बुक में और हिंदी में देख लेना क्या इसका एग्जैक्ट रीजनिंग लिखा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर अपन 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है हमको, ये क्वेश्चन जो एग्जैक्टली है वो लास्ट ईयर रिपीट हुआ है, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था कि ये 60 न्यूटन कैरेट रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक, कोई भी एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वहाँ पर कोई 60 न्यूटन का मतलब बल लगा हुआ, कोई भी जो एक ऑब्जेक्ट है वहाँ पे रखा हुआ, कैरेट रखा हुआ वहाँ पर एक। ठीक है, ए 21 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, और 21 न्यूटन फोर्स उसके ऊपर हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज म्यू एस, मतलब स्टैटिक जो फ्रिक्शन है वो इतना है और काइनेटिक फ्रिक्शन आपका इतना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द कैरेट, और कैरेट के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फ्रिक्शन कितना होगा। तो देखो एग्जैक्टली मैंने इसका एग्जैक्टली बना दिया है। ये एग्जैक्टली कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल इस पर 21 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है। 60 न्यूटन जो फोर्स ऑलरेडी इसकी बॉडी पर है, इस कैरेट पर है। ये मैंने सारी एंट्री लिख दी है, स्टैटिक फ्रिक्शन की, काइनेटिक फ्रिक्शन की। ठीक है, आप देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि इस कैरेट पे जो फोर्स ऑलरेडी 16 न्यूटन लग रहा है, इसको हिलाने के लिए कितना मिनिमम फोर्स चाहिए होता है, उससे एग्जैक्टली अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो अपन निकालते हैं एफ एल, मतलब लिमिटिंग फोर्स कैसे निकलता है, म्यू एस डॉट एफ निकलता है। ठीक है, म्यू एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.5 दी हुई है, और एफ हमें कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। दोनों को मल्टीप्लाई कितना आता है, 30 न्यूटन फोर्स आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए मुझे मिनिमम 30 न्यूटन फोर्स की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन हमने कितना फोर्स लगाया,
हमने 21 न्यूटन ही लगाया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज 30 न्यूटन एंड अप्लाइड फोर्स इज 21 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि अप्लाइड फोर्स इज लेस देन ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि जो फोर्स अप्लाई किया गया इसको हिलाने के लिए वो एग्जैक्टली इसकी जितना फोर्स चाहिए उससे एग्जैक्टली बहुत कम है, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि द फोर्स हो दैट द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द कैरेट इज एफ 21 न्यूटन, यानी कि इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट करेगा वो एग्जैक्टली 21 न्यूटन ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। वो कह रहा है कि ए बॉडी इज मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम रेस्ट बाय ए मशीन डिलीवरिंग ए कांस्टेंट पावर, द डिस्टेंस टुवार्ड्स बाय द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू एनथ पावर ऑफ टाइम एट एनी इंस्टेंट। देखो एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि जो पावर अप्लाई की जा रही है मशीन द्वारा किसी बॉडी के ऊपर, तो वो जितने जो टाइम जो लगेगा, ठीक है, उस टाइम की कितनी घात के बराबर होगी। तो देखो एग्जैक्टली मैंने क्या किया, ये कोई एक स्ट्रेट सरफेस ले लिया और ये कोई जो एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है और एग्जैक्टली यहाँ पर कोई पावर दी जा रही है मशीन द्वारा, हॉरिजॉन्टली पावर दी जा रही है, ठीक है, वो भी कांस्टेंट पावर दी जा रही है। तो देखो एग्जैक्टली जो यहाँ पर पावर दी जा रही है वो एग्जैक्टली किस प्रकार लिखी जाएगी, P इक्वल टू एफ डॉट वी की फॉर्म में लिखी जाएगी। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वो जो पावर दी जा रही है वो कांस्टेंट पावर दी जा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वो दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, F को एग्जैक्टली M और A की फॉर्म में लिखना है। A क्या होता है, एग्जैक्टली आपका एक्सीलरेशन होता है और उस एक्सीलरेशन को एग्जैक्टली आप डेल्टा V अपॉन डेल्टा T की फॉर्म में लिख सकते हो, डॉट V हो गया। अब देखो एग्जैक्टली मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके न्यू फॉर्म में लिखा है, यानी कि डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ V स्क्वायर लिखा है। जब इसको डिफरेंस करोगे तो क्या होगा, 2 आपका एग्जैक्टली आगे आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा आपका एक बार V आपका बच जाएगा और डेल्टा V अपॉन डेल्टा T हो जाएगा, जो कि हमारे पीछे वाले फॉर्मूले से जस्ट मैच खा रहे हैं, ठीक है। कई बार अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं इस प्रकार, वो एग्जैक्टली क्या होगा, अगेन कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने जो कांस्टेंट P है इसी की तरह मैंने इसकी पूरी वैल्यू को वापस लिख दिया m/2 और डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ V स्क्वायर, और मैंने इधर इसको पक्षांतरण कर दिया इधर एक बार, ठीक है। डेल्टा V बच गया मेरे पास में और 2P डेल्टा T अपॉन M मेरा बच गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। जब मैं इसका इंटीग्रेट करूँ क्या होगा, ये डिफरेंशियल पार्ट हट जाएगा, यहाँ बचेगा V स्क्वायर और यहाँ बचेगा केवल आपका T बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, V की वैल्यू निकालूंगा, कितनी आएगी, √2PT अपॉन M हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे तो क्या निकालना है, मुझे तो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस में जो टाइम का टर्म आ रहा है उसकी पावर कितनी होगी, तो मैंने क्या किया, V को डिस्टेंस के टर्म में ले लिया, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, आप चाहो तो डेल्टा X अपॉन डेल्टा T ले सकते हो, ठीक है। अब देखो जब मैंने इस फॉर्मूले को डेल्टा S अपॉन डेल्टा T लिया तो मेरे को क्या पता लगा कि जो T की पावर रूट में है, मतलब T की पावर रूट में है, वो उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो पावर भी कांस्टेंट है आपकी और M मास भी एग्जैक्टली आपका कांस्टेंट है आपका, ठीक है। तो डेल्टा S है वो डिफरेंशियल फॉर्म में है और इसका इंटीग्रेट हो जाएगा दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू हो जाएगा T की पावर 3/2 हो जाएगा। सिंपल होता है ना, T की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, T की पावर 3/2 हो जाता है एग्जैक्टली आपका, ठीक है। और अपॉन जो भी इसके बटा में जो न्यूमेरिकल नंबर आएगा वो एग्जैक्टली अपन प्रोपोर्शनल में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा कि हमें पूछा गया है कि डिस्टेंस की पावर T की पावर N की कितनी प्रोपोर्शनल होगी, तो वो कितनी होगी, 3/2 होगी आपकी, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं, ठीक है। ये भी एग्जैक्टली आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। वो कह रहा है कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इन सब में से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर एग्जैक्टली डायरेक्टली लिख देता हूँ। उसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है वो है, ड्यूरिंग ए कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इवन इफ कोलिजन इज इलास्टिक होल्ड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ द कोलिजन। देखो एग्जैक्टली आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी जो कंजर्वेशन होता है ना, वो एवरी इंस्टेंट ऑफ कोलिजन पे नहीं होता है। ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी, ओवरऑल जो एनर्जी होती है ना, वो एग्जैक्टली कंजर्वेशन में आती है। फॉर इंस्टेंट, एवरी इंस्टेंट वो कभी भी नहीं आती है कभी, ठीक है। और बाकी सारे स्टेटमेंट आपके एग्जैक्टली सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 136 की बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है कि 1/4 सेक्शन इज कट सिमेट्रिकली फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, ठीक है। देखो एग्जाम्पली मैंने क्या किया, देखो एग्जैक्टली मैंने एक यहाँ पर एक सर्कुलर डिस्क बनाई है, ठीक है। इस सर्कुलर डिस्क को शो किया कि ये यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो द्रव्यमान का डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया है ना मास का, वो यूनिफॉर्म किया गया है, मतलब प्रत्येक पार्ट के अंदर मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कह रहा है कि इसमें से 1/4 ऑफ पार्ट जो है ना वो एग्जैक्टली निकाल लिया जाए। तो मैंने क्या किया, देखो इस स्प्रिंग को दोबारा बना दिया और यहाँ से मैंने 1/4 जो पार्ट है वो एग्जैक्टली बाहर निकाल लिया है, निकाल लिया, ठीक है। अब क्या कहता है
कि द मास ऑफ इट्स सेक्शन इज एम, और जो रिमेनिंग जो बच गया, रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग बच गया आपका 1 पार्ट, 2 पार्ट और आपका 3 पार्ट, मतलब ये 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, एक पार्ट इसमें निकाल लिया आपने। तो बचे हुए तीनों पार्टों का जो मास है वो एग्जैक्टली एम है, ठीक है। जो व्हाइट व्हाइट पूरा है ना, ये एग्जैक्टली क्या आपका मास कितना है, उसका एम मास है, ये हमें क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। इट इज़ मेड टू रोटेट अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, और अब इसको रोटेट किया जा रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ओरिजिन डिस्क। अब वो कह रहा है कि अब इसके सेंटर से, केंद्र से यूँ खड़ी करके एग्जैक्टली ऊपर की ओर निकाल के, और इस डिस्क को बेसिकली अब घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या निकालना है हमें निकालना है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेक्शन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा। देखो एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और थोड़ा सा मैथमेटिकल भी क्वेश्चन है। हमें देखो सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि इस डिस्क का टोटल मास कितना है, ठीक है। तो आप देखो एग्जैक्टली इस 3 पार्ट का मास मिला के कितना है, एम है, इनकी 3/4 डिवीजन मास इज एम, यानी कि इस 3 टुकड़ों का जो मास है वो कितना है, एम है। देन 1 डिवीजन मास, यानी कि एक डिवीजन का मास कितना होगा, तो सिंपल क्या होगा, इसमें एग्जैक्टली अपन 3 का भाग दे देंगे, ठीक है। यानी कि देखो एग्जैक्टली क्या होगा, इस तीनों का मिला के मास कितना है आपका, कैपिटल एम है, तो एक टुकड़े का मास कितना होगा, 1/3 होगा, क्योंकि डिस्क क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो एक डिस्क के टुकड़े का मास क्या होगा, m/3 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो टुकड़ा अपन ने बाहर निकाला था उस टुकड़े का मास कितना था, m/3 मास था, ठीक है। अब मास ऑफ फुल सर्कुलर, अब इन केस अगर इस 3/4 टुकड़े का मास अगर m है और इस टुकड़े को एक बार हम जोड़ देते हैं, निकालने से पहले अगर हम जोड़ देते हैं, तो पूरी डिस्क का मास कितना बनेगा, वो एग्जैक्टली क्या बनेगा, जो 3/4 टुकड़े का मास m और प्लस इस छोटे टुकड़े का मास m/3 जोड़ देंगे, टोटल मास कितना बनेगा, 4/3m इसका टोटल मास बनेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन के कंटेंट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3/4m ऑफ डिस्क इज, यानी कि 3/4 ये पार्ट है, m नहीं है, ठीक है। nth कर देता हूँ, ठीक है ना, nt, मतलब कि 3/4 भाग है जो डिस्क का है ना, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा। वो कैसे पता लगेगा, कि पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए आप, ठीक है, और उसमें से इतनी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाहर निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3/4 भाग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा। सिंपल मेथड है, मैंने यही काम किया कि जो 3/4 पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको मैंने आई डैश से लिख दिया, वो किसके बराबर होगा, इस पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए आप, उसमें से इस 1/4 भाग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बाहर निकाल दीजिए, 1/4 आई को आप क्या कीजिए, आप में बाहर निकाल दीजिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा, 3/4 आई बनेगा, ठीक है। अब देखो आई क्या होता है, हमेशा किसी भी डिस्क के लिए अगर आप आई लिखते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हमेशा वो होता है m/2 या फिर 1/2 mr² होता है, ठीक है। अब आपको केवल इस m की वैल्यू ही पुट करनी है, और m की वैल्यू किसके लिए पुट करनी है, पूरे डिस्क के मास की वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, इसको तसल्ली से एक बार देखना और अपने इसको ड्रॉ करना और आप बनाना, आपका आंसर बहुत ही ईजिली आएगा, ठीक है। जैसे इसमें वैल्यू m की वैल्यू कितनी है आपकी, वो 4/3m है आपकी, वो आप यहाँ पुट करोगे आप अगर, ठीक है, तो 3/4 होगा, 1/2 होगा, 4/3 होगा और mr², इसे आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, m/2 और r² आपकी आंसर आएगा 3/4 पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 में क्या कहता है कि ए बॉडी ऑफ मास m and radius r rolling horizontally without slipping at a speed v climbs a ramp of height 3v²/4g, the rolling body would be। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, ठीक है, 11th क्लास का क्वेश्चन है आपका। मान लिया कोई एक ये रोलिंग जो है पैड है आपका, इसके ऊपर बहुत सारी बॉडीज़ को रोल किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो रोलिंग मोशन और इंक्लाइन जो प्लेन होता है आपका, उसमें क्या होता है, उसमें जब भी कोई बॉडी रोल करती है तो उसमें 2 प्रकार की मोशन होती है, एक तो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, एक होती है उसकी रोलिंग एनर्जी, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली, और वो कितनी वो चीज़ का हाइट कवर करती है, वो हमेशा mgh जो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है ना आपकी h, वो कवर करती है, हमेशा हाइट कवर करती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, mgh जो होगा एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, 1/2 mv², मतलब उसके काइनेटिक एनर्जी के और प्लस आपके उसके रोटेशन एनर्जी के, मतलब जो रोलिंग एनर्जी जो होगी, ठीक है, वो क्या होगी आपकी I⍵² होगी, ठीक है। और जो I होता है वो हमेशा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो क्या होता है, हमेशा mr² होता है। लेकिन यहाँ वाले केस में जो इसकी रेडियस होती है उसे एग्जैक्टली k दे देते हैं, जिसे रोलिंग रेडियस कहते हैं,
ठीक है, वो एग्जैक्टली के हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये मोमेंट ओमेंट से क्या हो जाएगा आपका एम के स्क्वायर हो जाएगा। और जो ओमेगा ओमेगा जो उनकी फ्रिक्वेंसी होती है उसे एग्जैक्टली वी अपॉन आर द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि जितनी कम आर होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो उतनी बार क्या होगा, फ्रिक्वेंसली बार बार उसका पॉइंट आता रहेगा, लेकिन जितनी ज़्यादा आर होगी उसका पॉइंट उतना ही कम आएगा। तो फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, हमेशा वी अपॉन आर पे डिपेंड करती हैं। ये दोनों फॉर्मूलोज को बस आपको पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, एम जी एच होगा 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम के स्क्वायर, ये आई वाला, ठीक है। डॉट ओमेगा क्या होगा आपका वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, अब तो मात्र केवल आपको वी की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो यहाँ से एग्जैक्टली आपका वी स्क्वायर, आप चाहो तो भले ही इसका एम जो है वो आप कैंसिल कर सकते हो और यहाँ से आप वी स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लेना, ठीक है। वी स्क्वायर दोनों में कॉमन लोगे आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 होगा, ये इधर सेंड हो जाएगा तो 2 जी एच हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब हमें एच की आवश्यकता पड़ेगी, ये हाइट की, ठीक है। तो एच आपको एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन में दी गई है ना, कि रैंप टू एट हाइट 3v स्क्वायर अपॉन 4g, ये आपको एग्जैक्टली हाइट दी गई है, ठीक है। तो इस हाइट का जो न्यूमेरिकल नंबर है वो एग्जैक्टली अपन इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो जैसे ही मैं एच की जगह ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ अगर मैं 3v स्क्वायर अपॉन 4g वाला, ठीक है, तो आपके जी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 3/2 आपका आंसर बच जाएगा और ये 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू बच जाएगी। अब करना क्या है, आपको 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमेशा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू पर ही तय होता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो सिंपल इसको आप सॉल्व करोगे अगर तो यहाँ से वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका और 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर किसके बराबर आएगा, 3/2 के बराबर आएगा। क्योंकि 3 तो यहाँ से आ जाएगा और ये 4 2 यहाँ से आ जाएगा। फिर इसको अब जब माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर आपका 1/2 आंसर आएगा, यानी कि के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। अब देखो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए इनकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। जैसे सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है, 2/5 होती है, ठीक है। लेकिन हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। 1/2 वैल्यू जो होती है वो हमेशा किसके लिए होती है, एक जो सर्कुलर डिस्क के लिए होती है, एक सिलेंड्रिकल शेल के लिए होती है या होलो सिलेंडर के लिए होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। हमारे ऑप्शन में देखो सर्कुलर रिंग दिया गया है, सर्कुलर डिस्क दी गई है, लेकिन सिलेंडर नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर सिलेंडर दिया हुआ होता तो क्या होता, ये क्वेश्चन डिलीट हो जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगली बार हो सकते हैं यहाँ सर्कुलर डिस्क की जगह आपका होलो सिलेंडर भी लिखा आ सकता है, क्योंकि उसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1/2 ही होती है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पार्टिकल एक्सिक्यूट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड t एंड एम्पलीट्यूड a, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो डायरेक्टली फ्रॉम x √3/2 a टू द पॉजिटिव एक्सट्रीम x इक्वल टू a। देखो इस क्वेश्चन को क्या किया, थोड़ा सा हल्का से इन्होंने घुमा दिया था, ठीक है। हम क्या सोचते हैं हमेशा कि जो पेंडुलम होता है वो हमेशा अपनी मीन पोजीशन से ही मोशन करता है, इधर उधर लेफ्ट राइट करता है, ठीक है, सॉरी है ना, इधर उधर आपका एग्जेक्टिव लेफ्ट राइट करता है। पर देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना है। इस क्वेश्चन को आप क्या कर रहे हैं कि ए पार्टिकल एग्जीक्यूट, पार्टिकल को छोड़ दिया गया है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में और टाइम पीरियड उसका t है और इसका एम्पलीट्यूड a है और टाइम पीरियड आपको ज्ञात करना है बाय द पार्टिकल गो टू डायरेक्शन x इक्वल टू √3/2, ठीक है, टू द पॉजिटिव एक्सट्रीम x इक्वल टू a से। मतलब क्या कर रहा है कि इस मतलब पेंडुलम को एग्जैक्टली यहाँ से छोड़ा गया है, यहाँ से इसको छोड़ा गया है। हम हमेशा क्या सोचते हैं इसको यहाँ से छोड़ा गया होगा, लेकिन नहीं, इसको क्वेश्चन में कहेगी इसको जहाँ पर एक्सट्रीम मतलब कि जहाँ पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट जब है वो मैक्सिमम हो जाता है यहाँ पर, वहाँ से इसको लेफ्ट किया गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x इक्वल टू a cos ω t होता है। और अगर इस पेंडुलम को यहाँ से छोड़ा जाए अगर, तो उसका पेंडुलम का क्या होगा, x इक्वल टू a sin ω t होता है। क्यों होता है, देखो एग्जैक्टली जब यहाँ पर ये एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, यानी कि यहाँ पर टाइम की वैल्यू जब 0 होगी, ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है a, मतलब x किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, आपके मैक्सिमम आयाम के बराबर हो जाएगी। अब तो आपको कुछ नहीं करना है, जो x की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, √3/2, वो कह रहा है कि यहाँ से छोड़ने के बाद में जब उसका आयाम कम होता उसका आयाम कितना हो जाए, √3/2 हो जाए, तो उसमें कितना समय लगेगा। तो जब मैंने मान लिया कि उसका x, उसका आयाम x है, वो जो मुझे ज्ञात करना है वो कितना हो जाए, वो √3/2a हो जाए। मैंने जिसको पुट किया उसमें कितना समय लगेगा, उसके लिए मुझे t यहाँ से फाइंड आउट होगा। मैंने क्या किया, जिसको सॉल्व किया तो √3/2 हो गया।
कोस ओमेगा टी हो गया। अब ओमेगा टी यानी कि अगर यहाँ पे कोस टीटा होता तो कौन इस टीटा की कौन सी वैल्यू के लिए √3/2 होता है? आप याद करो π/6 होता है, 30 डिग्री जो होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा टी किसके बराबर हो जाएगा? π/6 के बराबर हो जाएगा। और ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है? 2π/t के बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ से एग्जैक्टली आप सिंपल स्मॉल टी की वैल्यू को फाइंड आउट करो, कितना आएगा? वो टी आएगा, t/12 आपकी वैल्यू आएगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत माइंडेड क्वेश्चन था, ठीक है।